हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम फंडामेंटल राइट और उसके बाद हम इसमें देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ये जो टॉपिक अभी हम कर रहे हैं ये आरपीएससी आईएन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। सेम ये आपके आरएस के सिलेबस के अंदर भी है और आपके एसआई के सिलेबस में भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक के जो आर्टिकल है वो फंडामेंटल राइट के अंदर आपके आते हैं और फंडामेंटल राइट को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या है कि भाई राज्य की परिभाषा दी गई है। तो कि राज्य की परिभाषा से मतलब ये है कि भाई राज्य के अंदर क्या क्या चीज़ शामिल है। जैसे कि भाई कोई भी भारत सरकार का ऑफिस हो, सरकार हो, हमारे लोकल पीएसयू हो यानी कि जो सरकारी सार्वजनिक उपक्रम है, और ऐसी कोई भी संस्था जिसे कि भारत सरकार अगर फंडिंग करती है, चाहे वो प्राइवेट एजेंसी क्यों ना हो, वो कि जो स्टेट के अंदर शामिल माना जाता है। अब ये स्टेट की डेफिनेशन यहाँ पे ज़रूरी क्यों है, ताकि अगर अगर मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो हम किन किन संस्थाओं को जो है उसके लिए उत्तरदायित्व ठहराया जा सकता है। इस वजह से हम यहाँ पे पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ये आपके लिए जनरली इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको आर्टिकल आप जितना याद कर सकते हो कर लो, क्योंकि ये आर्टिकल आपको फंडा में आपके सिलेबस में दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जितने अमेंडमेंट हुए उनके कारण दो चार आर्टिकल ही है, जैसे कि आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 39B है, आर्टिकल 39C है। अगर ये आर्टिकल आपको अच्छे से बार बार अगर आप रिमाइंड करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एग्जाम में जितने भी अमेंडमेंट है सारे इन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है कि भाई जो भी मूल अधिकार हैं आपके 12 से 35 में, अगर उन मूल अधिकारों से असंगत अगर कोई सरकार कानून बनाती है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन क्या उसको सुप्रीम कोर्ट है जो वो क्या कर देगा, उस पार्ट तक जहाँ तक वो असंगत है मूल अधिकारों से, उस भाग तक वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। जैसे अभी वक्फ बिल का ये अभी सरकार ने अधिनियम पास करा है, एक्ट बनाया है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट जहाँ तक वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि भाई ये मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, तो उस पार्ट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, नल एंड वॉइड कर देगा। तो आर्टिकल 13(2) यही बात कहता है कि जो भी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान लागू होने के बाद में ऐसा कोई भी कानून जो कि मूल अधिकारों के साथ में असंगत होता है तो उसको क्या कर देगा, नल एंड वॉइड कर देंगे, उसको खत्म कर दिया जाएगा। आर्टिकल जो है 13.3 इम्पोर्टेंट नहीं है, 13.2 इम्पोर्टेंट है। 13.3 के अंदर होता है कि भाई कानून यानी लॉ की परिभाषा क्या है ये बताया गया। यानी लॉ से मतलब है कि भाई कोई ऑर्डर हो यानी आदेश हो, कोई ऑर्डिनेंस हो यानी अध्यादेश हो, कोई रूल्स हो, नियम हो, नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना हो, कोई बाई लॉज हो, कोई रेगुलेशन नियम विनियम वगैरह हो, तो ये सारे के सारे किस में कंसिडर होते हैं, लॉ के अंदर होते हैं। 13(4) है वो होता है कि भाई 24वें संविधान संशोधन से किया गया था। और किया क्यों गया था, क्योंकि भाई अपने ने पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर से, जिसके अंदर हमने शेड्यूल्स पढ़े थे कि भाई जो 9th शेड्यूल है उसके अंदर था कि भाई कोई भी अगर आर्टिकल 368 के तहत अगर कोई संविधान संशोधन किया गया है तो जो जुडिशरी है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, यानी न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए ये भी 13(2) ऐड करा गया है कि भाई 13(2) जो आर्टिकल है जो हमने पढ़ा है कि भाई नल एंड वॉइड हो जाएगा अगर मूल अधिकारों के साथ असंगत हुआ, तो ये 13(4) कहता है कि भाई जो 13(2) है ये केवल और केवल सामान्य जो लॉ है कानून है उनके ऊपर लागू होगा। और जबकि 13(4) है मतलब कि ये जो 13(2) है ये अपने जो संविधान संशोधन अधिनियम है उनके ऊपर लागू नहीं होता है। तो 13(2) ओनली अप्लाइज टू ऑर्डिनरी लॉस, डज नॉट अप्लाई टू अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368। अगर 368 के तहत अगर किसी के अंदर कोई संशोधन किया गया है तो उसके ऊपर जो 13(2) है लागू नहीं होता है। इसका मतलब है अगर ये लागू नहीं होगा तो इसका जो न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी सारे केस जितने हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के वो इन्हीं से रिलेटेड होंगे। ठीक है। नेक्स्ट होता है आर्टिकल 14। यह था समानता का अधिकार। जो आर्टिकल 14 से 18 जो है वो किस में आता है, समानता के अधिकार में। तो समानता के अधिकार में दो तरह की समानता होती है। एक तो होती है भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने जो है सभी क्या है, समान है, उसके अंदर कोई जाति धर्म किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। और दूसरा होता है कि भाई इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से मतलब ये होता है कि भाई समान परिस्थितियों के अंदर समान व्यक्ति को समान तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। इस बात
पे ये जोर देता है कि भाई समान परिस्थितियों में व्यक्ति के साथ में समान व्यवहार किया जाना चाहिए और ये जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति जैसे कारकों के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। इसके कुछ एक्सेप्शन है यानी अपवाद है आर्टिकल 14 के एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि भाई समानता का अधिकार के अपवाद क्या-क्या है यानी कहाँ पर जो समानता का अधिकार हमारा लागू नहीं होता है। जैसे कि आर्टिकल 361 है जिसके अंदर भारत के राष्ट्रपति को जो है सिविल कार्यवाही और क्रिमिनल यानी दंडात्मक कार्यवाही से जो है उसको छूट मिली हुई है कि जब तक राष्ट्रपति पद पे है उसके खिलाफ किसी भी तरह का कोई ना तो सिविल प्रकृति का ना ही कोई क्रिमिनल प्रकृति का कोई भी केस उसके ऊपर वाद दायर किया जा सकता है। आर्टिकल इसी तरह से 105 है जो कि हमारे एमपीएस सांसद है, सांसद को जो प्रिविलेज मिलता है, विशेष अधिकार मिलते हैं कि उनके विशेष अधिकार ये होते हैं कि अगर संसद का सत्र के 40 दिन पहले, संसद के सत्र के 40 दिन बाद में वो अगर चाहें अपनी इच्छा से तो ही न्यायालय में अगर कोई सिविल प्रकृति का केस है तो अपनी इच्छा से वो न्यायालय में पेश होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। उनको बाध्य इसके लिए नहीं किया जा सकता और अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग का केस है तो उसके लिए भी उनको जो इसके लिए अध्यक्ष की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप उनको गिरफ्तार कर सकते हो, ये सांसद साहब के प्रिविलेज है। इसी तरीके से आपके अगर एमएलए है, एमएलसी हैं, तो उनके विशेष अधिकार है राज्य के अंदर विधायकों के। इसी प्रकार आर्टिकल 31 सी है, आर्टिकल 31 सी अभी हम देखेंगे, 39 बी और 39 सी भी देखेंगे, जिनके अंदर के धन का विकेंद्रीकरण की बात की गई है, संसाधनों के समान वितरण की बात की गई है। अगर ये इस तरह के आर्टिकल है, याद रखने वाला क्वेश्चन है कि भाई किन-किन मूल अधिकारों को जो है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के ऊपर जो है प्राथमिकता मिली है, तो वो ये 3 आर्टिकल है, आर्टिकल 31 सी, 39 बी, 39 सी। अगर एग्ज़ाम में आ जाते हैं कि भाई ये सारे वाद-विवाद इन्हीं की वजह से हुए हैं। 31 39 बी है, 39 सी है, 13 है, 368 है। इन्हीं की वजह से सारे के सारे आपके अमेंडमेंट हुए हैं। तो ये हम सारे आगे एक-एक अमेंडमेंट पढ़ेंगे तब आपको और इसको बेटर वे में समझ में आ जाएगा। अब आर्टिकल 15 है वो कहता है कि भई किसी भी व्यक्ति के साथ में कास्ट यानी जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, उसकी रेस यानी प्रजाति के आधार पे, प्लेस यानी स्थान के आधार पे किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर भी कुछ अपवाद हैं। ये अपवाद आपका एग्ज़ाम आरपीएस सीआईएन का आरपीएस से आजकल अच्छे लेवल के एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछ रही है, तो इसमें अपवाद भी पूछे जा सकते हैं और सब आर्टिकल भी पूछे जा सकते हैं। तो आर्टिकल 15(2) कहता है कि भई किसी भी सार्वजनिक स्थल पे किसी को भी प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। इसी तरीके से आर्टिकल 15 पॉइंट जो थर्ड है 15.3 वो कहता है कि भई अगर कोई वुमेन और चिल्ड्रन के लिए जो सरकार है वो स्पेशल कार्यक्रम चला सकती है। इसी प्रकार से सोशली अगर सामाजिक और अगर शैक्षिक रूप से अगर कोई बैकवर्ड है, पिछड़ा हुआ है तो उसके लिए भी सरकार स्पेशल प्रोग्राम चला सकती है। जबकि यहाँ क्या है किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन ये सारे डिस्क्रिमिनेशन के अपवाद है कि भई किस-किस केस में डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भई पूछ लिया जाता है कि भई एजुकेशन के अंदर जो दिया हुआ है अपने आरक्षण वो कौन से आर्टिकल के तहत है। तो रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो है आर्टिकल 15.5 के तहत और 15(6) है जो इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन के लिए ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए जिसमें 103 संविधान संशोधन 2019 के तहत 10% आरक्षण की बात कही गई। इसी तरह से आर्टिकल 16 कहता है कि भई सभी व्यक्तियों को जो है सार्वजनिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है इक्वल बराबर समान अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद है कि किन-किन केस के अंदर आपको जो है समान अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी, समान अवसर आपको रोज़गार के अंदर नहीं दिया जाएगा, सार्वजनिक रोज़गार में। तो 16(3) कहता है कि कई बार इस तरह की शर्तें रख दी जा सकती है सार्वजनिक रोज़गार के अंदर कि कोई व्यक्ति विशेष राज्य का या विशेष केंद्र शासित प्रदेश का होना चाहिए। किसी रिजर्वेशन रख सके खरा नौकरी के अंदर रिजर्वेशन हो सकता है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए यानी सामाजिक और शैक्षणिक कमजोर वर्ग के लिए जो भी है ये 16.4 कहता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन। तो एक ये इम्पोर्टेंट है कि भाई प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन यानी जॉब में रिजर्वेशन तो है हमारे 16.4 में और शिक्षा में रिजर्वेशन है 15.5 में। इसी तरह से कि भाई 16.5 कहता है कि अगर कोई विशेष समुदाय के लोगों की नियुक्ति जो है धार्मिक संस्थानों के अंदर की जा सकती है। जैसे हिंदू धर्म के अंदर अगर कोई मंदिर है तो उसके अंदर हिंदू का ही जो पुजारी होगा। इसी तरह से सेम फॉर मुस्लिम। इसी तरह से आर्टिकल 16(6) कहता है कि भाई ईडब्ल्यूएस के लिए हमने क्या 10% रिजर्वेशन दिया है।
इंदिरा साहनी केस हुआ था 1992 के अंदर। उसके अंदर था कि भाई जो रिजर्वेशन को है 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं किया जा सकता। इसी वजह से सारे पंगे हो रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर मराठा लोग जो है कि भाई वो करते हैं कि भाई हमें रिजर्वेशन दो, वहाँ की सरकार प्रॉमिस भी करती है, लेकिन हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके ये चीज़ फेल हो जाती है, क्योंकि 50% रिजर्वेशन तक हम ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और 50% जनरल के लिए रिजर्व है। तो 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन दिया नहीं जा सकता। और जो कॉन्सेप्ट है क्रीमी लेयर का, वो इसी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि अगर जिनकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो वो फिर ओबीसी के लिए दिया था ये क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, कि जिन भी ओबीसी वर्ग के अंदर अगर 8 लाख से पेमेंट अगर ज़्यादा है तो वो फिर क्रीमी लेयर में आएगा और उसको जो है वो रिजर्वेशन का लाभ जो है नहीं मिलेगा। आर्टिकल 17 बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत का विरोध, जो कि भारत में कंप्लीटली छुआछूत के लिए मतलब बहुत सारे कानून बनाए जा चुके हैं कि भाई छुआछूत का विरोध की बात कहिए। अगर कोई छुआछूत के लिए अगर करता है तो फिर उसको जेल हो सकती है। आर्टिकल 18 कहता है भाई एबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी उपाधियों को जो है खत्म कर दिया। ये राज्य केवल और केवल जो है मिलिट्री टाइटल दे सकता है या एकेडमिक टाइटल दे सकता है, यानी सैन्य उपाधि दे सकता है या शैक्षणिक उपाधि दी जा सकती है। इसमें भी एक विवाद हुआ था, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट में केस किया था कि भाई भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण जो ये क्या है, कि भाई ये टाइटल ही तो है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये टाइटल नहीं है, ये पुरस्कार है और पुरस्कार राज्य दे सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारे संविधान में आर्टिकल 19 से लेके 22 तक दिए गए। आर्टिकल 19 कहता है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को जो है भाषण करने का, अपने विचार प्रस्तुत करने का, शांतिपूर्वक जो है सभा करने का अधिकार देता है, बिना कोई शस्त्र के। एसोसिएशन यानी संगठन बनाने का, कोई कोऑपरेटिव या यूनियन बनाने का, और पूरे भारत में कहीं भी फ्रीली जो है मूव करने का, यानी घूमने का जो है अधिकार देता है। लेकिन इसमें भी एक 19(1)(f) आता है कि भाई संपत्ति को रखने, अर्जित करने, रखने और निपटाने का अधिकार। ये कानून था कि भाई पहले आपका संपत्ति पे आपका अधिकार था, लेकिन अब वो नहीं है, संपत्ति का जो अधिकार है उसको खत्म कर दिया गया है। आर्टिकल 20 कहता है कि भाई अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है, कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसके भी, अपराधी के भी कुछ अधिकार होते हैं, कि जैसे कि भी उस अपराधी को उसी अधिकार, उस समय जो अवेलेबल हमारे पास में जो कानून है उसी के अनुसार ही उसको सजा दिया जाएगा। जैसे ये एक मांग उठी थी भाई निर्भया केस के अंदर, एक 18 साल का बच्चा, 18 साल से कम उम्र का बच्चा था, तो उसको सरकार ने उसको जुवेनाइल कोर्ट में भेजा था और उसको आज वो रिलीज भी कर दिया और उल्टा उसको सरकार ने मदद भी करी है। तो उस टाइम मांग उठी थी कि भाई इस बंदे को भी फांसी दी जाए, तो सरकार नहीं दे सकती थी, क्योंकि सरकार के पास एग्जिस्टिंग कोई कानून नहीं था कि जो 18 साल से कम बच्चे को इस तरह की सजा दे सके। तो जो अवेलेबल कानून होगा अपराध करने के समय, उसी के अनुसार ही उसको सजा दी जाएगी। इसी तरह से कि भाई नो डबल जियोपार्डी, इसका मतलब यह है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है, 2 बार नहीं। तीसरा कि भाई नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी किसी भी व्यक्ति को जो है अपने स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये अपराध के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण में आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी जीवन और व्यक्तिगत सम्मान की सुरक्षा का अधिकार देता है, या मूल अधिकार हमें। इसमें हम आगे बढ़ेंगे भी, इसमें क्या-क्या शामिल है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर संशोधन करके इसमें बहुत चीज़ें जोड़ी है, जैसे कि भई आपको प्रदूषण मुक्त का भी अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, जीवन जीने के साथ में, तो बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। इसके ऊपर कुछ केस भी हुए हैं, जैसे इमरजेंसी के अंदर आर्टिकल 21 को सस्पेंड कर दिया गया था, उसके खिलाफ केस गया था। तो वो सारी चीज़ें हम जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे डिस्कस करेंगे इसको। इसी तरह से आर्टिकल 21 है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि और ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो ये 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था और इसके अंदर जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया था और इसके तहत आरटीआई एक्ट आया था, आरटी एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पास हुआ था 2009 में, उसको लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। और इसके तहत 6 से लेकर 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। और कोई भी अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो उसके अंदर भी जो 25% सीटें हैं वो इनके अंदर रिजर्व रखी गई। अभी आप लोग देखते होंगे इनके फार्म भरते हैं हर साल 25% सीटों के लिए। इसी तरह से केस हुआ था ए के गोपालन वर्सेज मद्रास राज्य के अंदर 1950 के अंदर।
उसके अंदर था कि भी न्यायपालिका ने कहा था कि वह अगर अगर कोई भी कानून बनाती है, अगर लेजिस्लेचर ने उसको पास कर दिया तो हम उसको जो है रिव्यू नहीं कर सकते, समीक्षा उसकी नहीं कर सकते। और हम केवल और केवल जो एग्जीक्यूटिव के जो कोई एक्ट है उसको ही केवल रिव्यू कर सकते हैं। इसका ही फिर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था 1978, जिसमें कहा था सरकार ने, न्यायपालिका ने, कि हम चाहे मनमाना कोई किसी का भी कृत्य हो, चाहे सरकार के द्वारा हो, चाहे लेजिस्लेचर का हो, हम उसको रिव्यू कर सकते हैं। इसका मतलब है जुडिशरी जो है नॉट बाउंड टू फॉलो द लेटर ऑफ लॉ। ये हम क्यों केस पढ़ रहे हैं, इसका जो रीज़न है अभी आपको जब अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो पता पड़ जाए, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट एक साथ हो जाते हैं तो आपको याद करने में दिक्कत आएगी। ठीक है? अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कहता है कि व्यक्ति को भी कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण की बात करता है। तो नज़रबंदी और संरक्षण के भी डिटेंशन 2 केस के अंदर भारत में किसी व्यक्ति का किया जा सकता है। एक पुनिटिव डिटेंशन, जब सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट कोई भी आदेश दे दे कि भाई व्यक्ति को दंड दे दे, तो दंड के तहत उसको जो क्राइम करने के लिए अगर हमने उसको जेल में डाला है तो एक तरह से डिटेंशन। दूसरा होता है निवारक निरोध डिटेंशन की, यानी अपराध करा नहीं उससे पहले उसको गिरफ्तार कर लिया ताकि वो व्यक्ति अपराध करे ही नहीं। इसके लिए भारत के अंदर जो है 4 कानून आए थे, 4 के अंदर से 2 तो हमारे रद्द हो चुके हैं, 2 वर्तमान में। एक आया था भाई मीसा, मीसा का मतलब हो गया भाई मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आया था 1971 के अंदर। लालू प्रसाद यादव जी की जो बेटी है उनका नाम मीसा ही है इसी एक्ट की वजह से। दूसरा आया था पोटा, यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, यानी आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2004 के अंदर, इसको भी सरकार ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। अभी वर्तमान में एक्टिव है यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, जिसके अंदर संशोधन किए गए हैं 2004 में, 2008 में, 2012 में, 2019 में। इसी तरीके से एनएसए, अभी आप देखते हो ये इसके ऊपर एनएसए लगा दिया। एनएसए का मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, ये वर्तमान के अंदर दोनों लागू हैं। इनके तहत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व में भी गिरफ्तार किया जा सकता है ताकि वो क्राइम ना करे, क्राइम के शक में। अब नेक्स्ट आता है अभी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमारा होता है आर्टिकल 23 और 24 के अंदर। आर्टिकल 23 जो है वो मानव तस्करी से और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, और आर्टिकल 24 बच्चों से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 23 की बात करें तो आर्टिकल 23 कहता है भाई मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध है, और इसके तहत जो है किसी भी ह्यूमन को बेचना, खरीदना, देवदासी प्रथा में किसी को भेजना, स्लेवरी यानी गुलाम बनाना, प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति करवाना, ये अपराध माना जाता है। देवदासी प्रथा से तात्पर्य यह है कि पुराने टाइम में क्या होते थे, अगर गरीब लोग होते थे अपनी अगर बेटी का विवाह नहीं कर पाते थे तो साउथ में वो क्या करते हैं, उनको मंदिर को दान कर देते थे कि भी वो लड़की मंदिर में रहेगी। लेकिन मंदिर के पुजारी उनका क्या करते हैं, शोषण करते हैं, और उनसे जो पुत्र की प्राप्ति होती है फिर वो उनका और भी ज़्यादा शोषण होता है, क्योंकि वो अपने पिता का नाम नहीं बता सकते थे कि भाई हमारा पिता कौन है। इसी तरह से आर्टिकल 24 कहता है कि भाई खतरनाक कारखानों और खदानों में जो बच्चों के रोजगार के ऊपर प्रतिबंध लगाता है। इसके रिगार्डिंग जो है 2016 के अंदर भारत सरकार ने एक्ट भी पास किया है। फिर आता है आर्टिकल 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके अंदर। तो आर्टिकल 25 कहता है कि भाई अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से आपको मानने और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता है, बशर्ते आपके जो भी आप ये कार्यक्रम करें आपके मानने में लोक व्यवस्था और सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन होना चाहिए, इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से आर्टिकल 26 कहता है कि भाई आपको किसी भी आपको धर्म को मानने के लिए आप जो है रिलीजियस और चैरिटेबल जो है इंस्टीट्यूट, संस्थान आप खोल सकते हैं, उनके स्टेब्लिश स्थापना कर सकते हैं, रख रखाव कर सकते हैं, उनको जो अपने धार्मिक मामलों को जो मैनेज कर सकते हैं, उनको ये एक्वायर कर सकते हैं, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी आप धार्मिक जो है प्रोग्राम का जो है आयोजन कर सकते हैं। आर्टिकल 27 कहता है कि भी फ्रीडम, धर्म या कोई भी धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रख रखाव के लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। ये बहुत बार पूछा हुआ है टैक्स से रिलेटेड कि टैक्स यानी छूट किस में है, तो बोलता है आर्टिकल 27। आर्टिकल 28 कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता की बात कहता है। इससे मतलब ये है कि भाई हमने देखा था स्टेट की डेफिनेशन के अंदर कि स्टेट के अंदर जो भी अगर किसी को भी अगर गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टी को भी फंड कर रही है तो वो राज्य की परिभाषा के अंदर आता है।
तो अगर सपोज़ करो कि अगर कोई राज्य है, कोई धार्मिक मतलब अब कोई भी स्टेट अगर किसी मदरसा को फंडिंग कर रहा है, तो वो एडमिशन तो देगा किसी हिंदू बच्चों को भी। अगर हिंदू बच्चे को देगा, लेकिन अगर वहाँ नमाज़ हो रही, तो वो हिंदू बच्चा नमाज़ पढ़े या नहीं पढ़े, उसकी स्वतंत्रता है ना? उसको नमाज़ पढ़ना उसको कंपल्सरी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आर्टिकल और 29 और 30 के अंदर। तो 29 कहता है कि भाई अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए उनकी भाषा का, उनकी लिपि का, उनके जो संस्कृति के संरक्षण की बात करता है। उनके संस्कृति का, भाषा का, लिपि का संरक्षण का अधिकार संविधान हमारा देता है। आर्टिकल 30 इसी तरीके से कहता है कि भाई अल्पसंख्यकों को जो है शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने तथा उसका संचालन करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 31 आता है राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि अभी वर्तमान में नहीं है, उसको हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा, और उसको जो है आर्टिकल 300 के अंदर प्लेस्ड कर दिया गया है, क्योंकि ये हमारा संविधान का कोई मूल ढांचा नहीं है। और आर्टिकल 31 ए कहता है कि भाई सरकार अगर चाहे तो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो है अधिग्रहण कर सकती है, उसको मुआवजा देकर। इसी तरह से आर्टिकल 31 बी, ये वापस आ गया 31, मैंने आपको बताया था, वहाँ पे 13 देखा था अपन ने, 31 बी 31 सी भी देखा था, 39 बी और 39 सी की बात करी थी। तो ये 31 बी एंड 31 सी। 31 बी कहते हैं कि भाई जो भी 9th शेड्यूल के अंदर यानी आर्टिकल 368 के तहत जो भी अगर कोई संविधान संशोधन होता है, तो सरकार उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती। और 31 सी कहता है कि अगर कोई भी लॉ, जो कि 39 बी के अंदर है कि भाई 31 बी 39 सी तो कहता है कि आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी धन का जो किसी एक ही व्यक्ति के पास जो है धन का वो केंद्रीकरण ना हो। 39 भी कहता है कि भाई जो भी संसाधन है उनका जो समान वितरण होना चाहिए। कि अगर कोई भी लॉ इस तरह का बनाए कि जिससे कि भाई धन का समान वितरण हो और जो धन का जो है केंद्रीकरण ना हो, तो अगर और उसको बनाने में अगर किसी के आर्टिकल 14, 19 या 31 का अगर कोई वायलेशन होता हो, तो उसको नल और वॉइड जो है नहीं समझा जाएगा, है ना? जी, हम उसको आगे और क्लैरिटी से पढ़ते जाएँगे। बाकी मीनिंग यही है कि भाई आर्टिकल 39 बी तो कहता है कि भाई सबको समान मौका मिलना चाहिए। धन का जो भी आपके संसाधन, भौतिक संसाधन है, उनका समान वितरण होना चाहिए, समान वितरण की बात करता है। और ये हमारा जो कहता है कि भाई धन का जो है केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि भाई भारत के 10% लोगों के पास के अंदर जो है 90% संपत्ति है, 90% लोगों के पास में 10% संपत्ति, तो धन का केंद्रीकरण ना हो। तो अगर इस तरह का कोई कानून बनाए जिसके अंदर ये चीज़ें आवे, और उसके तहत अगर किसी के आर्टिकल 14, 19 और 31 का अगर उल्लंघन होता है, जो कि मूल अधिकार है, तो उनको नल और वॉइड नहीं समझा जाएगा। क्योंकि आर्टिकल जो है 13(2) यही बात कहता है कि अगर कोई भी ऐसा कानून जो किसी मूल अधिकार का अगर उल्लंघन करता है, तो उस पार्ट को क्या कर देगा, नल एंड वॉइड। तो ये सारे के सारे संविधान संशोधन इसी वजह से किए गए हैं। अब आता है कि भाई राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल आता है 32 के अंदर। आर्टिकल 32 को जो हमारे B.R. अम्बेडकर हैं, जिन्होंने संविधान के चेयरमैन, संविधान के जिन्होंने बनाया है, संविधान को बनाया है जिन्होंने, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे संविधान की हार्ट एंड सोल है, यानी दिल और उसकी आत्मा है हमारे संविधान की, आर्टिकल 32। और ये डिफेंडर और गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट है, यानी हमारे मौलिक अधिकारों को जो है रक्षक और गारंटर भी ये हमारा आर्टिकल 32 है। अगर किसी भी केस में अगर इन केस अगर किसी वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है फंडामेंटल राइट का, तो सुप्रीम कोर्ट जो है 5 तरह की रिट है वो इशू कर सकती है। तो हम बात देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई रिट पावर सुप्रीम कोर्ट की क्या-क्या होती है, किस में क्या-क्या चीज़ होती है, वो सारी हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हेबियस कॉर्पस। ये आपने दृश्यम मूवी देखी होगी, दृश्यम फर्स्ट के अंदर, तो उसमें भी अभी जो अजय देवगन है वो यही बात बताता है इसके अंदर कि वो जो भी कॉफ़ी शॉप में चाय में बैठा रहता है कि और किसी व्यक्ति के बच्चे को डिफ कर लेता है, तो वकील को यही कहता है कि हेबियस कॉर्पस फाइल करो। तो उसके तहत क्या होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को इल्लीगली अगर किसी ने डिटेन करा है, नहीं, और ये इम्पोर्टेंट चीज़ याद है कि भाई ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों के ऊपर ही लागू होता है। अगर पब्लिक अथॉरिटी है या प्राइवेट अथॉरिटी है, तो ये कोई भी किसी व्यक्ति को अगर इल्लीगली डिटेन करता है, तो सरकार वो जो कोर्ट है उसे आदेश देती है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की, और पूछा जाता है कि भाई आपने इसको क्यों किया, और वहाँ पे कारण बताना ज़रूरी होता है। इसी तरह से दूसरी हमारी रिट पावर है मैंडामस। मैंडामस का मतलब होता है परम आदेश।
परम आदेश का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पद पर, सरकारी पद पर आसीन है और वो कोई काम नहीं कर रहा है, जो कि अपनी ड्यूटी को परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है, जो कि उसको करनी चाहिए, तो सरकार उसे आदेश देती है कि भई आप अपनी ड्यूटी परफ़ॉर्म करो। अक्सर आपने देखा होगा कोर्ट के अंदर कि भई पुलिस वालों को, एसपी को, डीवाईएसपी को बुलाया जाता है और उनसे काम नहीं कर रहा, तो उनको फिर ये आदेश जारी किया जाता है कि भई आप अपना-अपना काम क्यों नहीं किया। लेकिन अब इसमें भी एक अपवाद आ जाता है कि ये जो है गवर्नर या राज्यपाल के खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ, हाई कोर्ट के जस्टिस के खिलाफ ये नहीं की जा सकती। यानी कुल मिला के जिनके पास में भी विवेकाधीन शक्तियाँ होती है, जिनको अपने विवेक के अधिकार से शक्तियाँ होती है, उनके खिलाफ जो है मेंडाबस जारी नहीं किया जा सकता। फिर आता है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध। ये निषेध जो होता है केवल और केवल जो न्यायपालिका के लिए किया जा सकता है। इसके अंदर क्या होता है कुछ केस की जो पावर होती है जैसे सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है कि भई ये वाले केस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाएँगे। अगर उन केस को कोई हाई कोर्ट सुनता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जारी करता है प्रोहिबिशन कि भई नॉट हियरिंग इन लोअर कोर्ट ट्रांसफर जो भी केस है आपका हायर कोर्ट के अंदर करो, आपके ये न्यायिक जुरिसडिक्शन के अंदर नहीं है। तो ये केवल और केवल प्रोहिबिशन जो है ये केवल न्यायपालिका के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं सर्टियोररी। सर्टियोररी का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है कि टू बी सर्टिफाइड, यानी इसको कि हाई कोर्ट से जो है लोअर कोर्ट को कहता है कि भाई जो भी आपने अभी कार्यवाही कर रहे हो आप उसको जो है हमारे यहाँ पे ट्रांसफर कर दो ताकि हम उसकी वैधता की जांच कर सकें। तो सुप्रीम कोर्ट या जो भी हायर कोर्ट है जो लोअर कोर्ट के ऑर्डर को जो है खत्म भी कर सकता है ना? तो ये जो न्यायपालिका है ये जुडिशरी न्यायपालिका और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका दोनों के अगेंस्ट जारी की जा सकती है। नेक्स्ट आती है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का मतलब होता है कि ये किसी भी राजनीति की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन के रिगार्डिंग जारी की जा सकती है। भई आप किस अथॉरिटी से आपने ये काम करा? जैसे सीएजी जाँच यही करता है कि भई जो धन का आवंटन हुआ है, वो धन का आवंटन तो हो गया, लेकिन वो धन रिलीज़ किसने करा है? क्या सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से ही वो उसने धन का अनुमोदन हुआ है? तो कि भई यही इसीलिए ये पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन के जो व्यक्ति है उसके खिलाफ जारी की जा सकती है कि भई जिसने भी जो भी व्यक्ति काम कर रहा है क्या उस काम के लिए एलिजिबल है या नहीं है, उस पद पर बैठने लायक है या नहीं है, उस पद का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा, उसके लिए। तो ये होते हैं सुप्रीम कोर्ट के 5 तरह की रिट जिसके अंदर क्वो वारंटो, सर्टियोररी यानी उत्प्रेषण हो गया, निषेध हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, परमादेश हो गया, मेंडामस और हर्बियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट में अंतर क्या है ये हम देखते हैं। हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है उसको ये फंडा 2 आर्टिकल 226 के तहत करता है। तो आर्टिकल 226 कोई फंडामेंटल राइट तो है नहीं, 12 से 35 तक ही होता है फंडामेंटल राइट तो वो तो कोई फंडामेंटल राइट है नहीं। तो हाई कोर्ट को जो रिट इश्यू करने के लिए कोई भी बाध्य नहीं कर सकता कि भई आप रिट इश्यू करो, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट को जो है बाउंड है, बाध्य है कि भई आपको रिट इश्यू करनी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट रिट कब इश्यू कर सकता है? ओनली इफ फंडामेंटल राइट वायलेट हो। लेकिन हाई कोर्ट को इससे कोई फंडामेंटल राइट से लेना-देना है नहीं, वो कभी भी इश्यू कर सकता है। जब भी उसके पास इस तरह का कोई केस आए वो हाई कोर्ट इश्यू कर सकता है। ड्यूरिंग अगर नेशनल इमरजेंसी के अंदर हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड हो जाते हैं, उसके अंदर आर्टिकल 32 भी आता है। सारे नहीं होते, हम देखेंगे कौन-कौन से किस कंडीशन में नहीं होते हैं। आर्टिकल 32 सस्पेंड हो जाता है नेशनल इमरजेंसी में। तो जब नेशनल इमरजेंसी में ये सस्पेंड ही हो गया तो फिर इसके तहत सुप्रीम कोर्ट तो रिट इश्यू कर ही नहीं सकता। लेकिन हाई कोर्ट के इश्यू कर सकता है क्योंकि जो 226 है आर्टिकल वो इसके अंदर फंडामेंटल राइट नहीं है और उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी भी जो है हाई कोर्ट हमारी जो है वो रिट इश्यू कर सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 33। ये ऐसे होते हैं जिनको जनरली नहीं पढ़ाया जाता है या बच्चे याद नहीं कर सकते, नहीं करते 33, 34, 35 को, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो 33 जो आता है वो आता है सशस्त्र बल हो, कोई पुलिस हो, कोई खुफिया एजेंसी हो, तो उनके मूल अधिकारों पे जो है कर्टेल लगाया जा सकता है, उन पर अंकुश लगाया जा सकता है क्योंकि ये हमारी देश की सुरक्षा का सवाल है। इसी तरह से आर्टिकल 34 कहता है कि जहाँ पर अगर कहीं मार्शल लॉ लागू है, फौजी कानून लागू है, तो वहाँ भी लोगों के जो है फंडामेंटल राइट पे अंकुश लगाया जा सकता है। जैसे नागालैंड में पहले हमेशा आफ्ता लगा ही रहता था। ठीक है? इसी तरह से आर्टिकल 35 कहता है कि भई हमारी जो संसद है वो इसके ऊपर जो है अंकुश लगा सकती है अगर कोई इस तरह का किसी
जो अधिनियम के अंदर अगर कोई प्रावधान है तो उसके अनुसार। और आर्टिकल 35 है एबोलिश हटा ही दिया, जम्मू एंड कश्मीर वाला स्पेशल प्रोविजन था जम्मू एंड कश्मीर के लिए। अब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल और केवल भारत के लोगों को ही अवेलेबल है। तो भारत के लोगों को अवेलेबल कौन से होंगे भाई? भाई आर्टिकल 15 भाई भेदभाव का नहीं करे किसी के साथ में, तो वो तो केवल और केवल जो है भारत के लोगों को ही अवेलेबल होगा कि भाई भारत के लोगों का जाति उसके धर्म के नाम पे किसी तरह का भेदभाव ना हो। रोजगार के अंदर अपॉर्चुनिटी तो भारत के लोगों के लिए होगी भी, इसके नाम पे कोई भेदभाव ना हो, ओनली अवेलेबल टू इंडियन। इसी तरह से स्वतंत्रता आर्टिकल 19, इसी तरह से आर्टिकल 29 और 30 ये माइनॉरिटी अल्पसंख्यक से रिलेटेड है। तो ये किसको अधिकार है कि भाई माइनॉरिटी हमारे देश में है, जरूरी थोड़ी ना है कि हम दूसरे देशों को लोगों को यहाँ माइनॉरिटी मानेंगे। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये ऑन फंडामेंटल राइट है, केवल और केवल भारतीय लोगों को अवेलेबल है। ओरिजिनली जो फंडामेंटल राइट थे वो थे 7, लेकिन अभी वर्तमान के अंदर कितने 6 राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब बात करते हैं हम जो हम कर रहे थे कि अगर भाई नेशनल इमरजेंसी लगती है तो कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट है जो कि सस्पेंड होंगे। तो इसी तरह से अगर बात करें कि भाई अगर आर्टिकल 358 कहता है कि जब भी अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो जो भी फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली जो है सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन किया गया और उसके अंदर कहा गया अगर हमारी नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल अगर कोई सशस्त्र विद्रोह की वजह से लगता है तो आर्टिकल 19 हमारा सस्पेंड नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी तरह से आर्टिकल 359 कहता है, ये भी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा से संशोधित किया गया है कि जो आर्टिकल 20 और 21 है वो अगर हमारी नेशनल इमरजेंसी भी लग जाए तो भी सस्पेंड नहीं होंगे। तो आर्टिकल 20 था हमारे दोष से सिद्धि के संबंध में कि भाई एक व्यक्ति को जो एक अपराध के लिए एक बार सजा, वर्तमान कानून के अनुसार सजा, और खुद के लिए उसको जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 21 हमारा कहता है कि भाई जो व्यक्ति को जो है जीवन जीने का, व्यक्ति के जीवन की यानी गरिमा की, उसकी सम्मान, उसकी सुरक्षा की बात करता है आर्टिकल 21। तो ये हमारे दोनों जो है अगर नेशनल इमरजेंसी लग भी जाए तो भी सस्पेंड नहीं होंगे। इसके अलावा जो भी है वो बाकी सारे सस्पेंड हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट बात करते हैं, इनका फंडामेंटल राइट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई कौन कौन से प्रधानमंत्री है जो कि अपने टेन्योर के दौरान जिनकी डेथ हो गई। तो हमारे 3 हैं, जवाहरलाल नेहरू थे, नेचुरल डेथ हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री जिनका आज तक पता नहीं पड़ा कि उनकी डेथ कैसे हुई, अलग अलग थ्योरीज हैं इसके रिगार्डिंग। इंदिरा गांधी, असेसिनेशन हुआ था इनका। ऐसे प्रेसिडेंट जिनके अपने टेन्योर के दौरान डेथ हो गई तो वो थे जाकिर हुसैन साहब, एक था हमारे फखरुद्दीन अहमद साहब। ऐसे कौन से वाइस प्रेसिडेंट है जो कि एक्सपायर हो गए, तो कृष्णकांत। कौन कौन से जो चीफ मिनिस्टर हैं कि जो कि बाद के अंदर जाके क्या बन गए, प्रधानमंत्री। तो उनमें से पहले थे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई व चौधरी चरण सिंह जिनको भी रिसेंटली भारत रत्न दिया गया था 2024 के अंदर। वीपी सिंह जिनका कि ससुराल राजस्थान के देवगढ़ के अंदर है। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश। एचडी देवगौड़ा कर्नाटका। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के। एन संजीवा रेड्डी ओनली कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो अनअपोज्ड जीता था। इसी तरह से डॉक्टर राधाकृष्ण ऐसे ओनली कैंडिडेट थे जिन्होंने कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो अनअपोज्ड जीता था। कई बार पूछ लिया जाता है, वैसे पूछा तो नहीं लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन यानी कि भाई स्थगन और सत्र अवसान में क्या अंतर होता है। स्थगन जो करता है वो करता है हमारा स्पीकर यानी सदन का जो भी हमारा स्पीकर है वो करता है, और जो सत्र अवसान करता है वो करता है हमारा प्रेसिडेंट। तो जब स्पीकर स्थगन, जैसे आपने देखा होगा कि भाई वेल में आ गए, हो हल्ला कर रहे हैं विधायक जी, सारे सारे सांसद हो हल्ला कर रहे हैं, सदन चलने नहीं दे रहे, तो फिर स्पीकर क्या करता है कि उस सेशन को क्या कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। तो इस चीज़ को टर्मिनेट करने से अगर उस दौरान कोई बिल पेंडिंग है या कोई बिजनेस कोई होना है तो वो कोई उस पर कार्यवाही पे कोई असर नहीं पड़ता, वो बाद में हो जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति ने उस सेशन को ही बर्खास्त कर दिया है तो फिर जो भी पेंडिंग नोटिस हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे, और नेक्स्ट सेशन जब भी होगा तब आपको फ्रेश नोटिस जो है वो वापस इशू करने पड़ेंगे। अब हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे अमेंडमेंट इन फंडामेंटल राइट, जो कि आपके सिलेबस के अंदर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो आज के लिए ये इतना ही काफ़ी। आप इसको एक बार वापस देखिएगा, नहीं आए समझ में कुछ तो आप इसको जो है मुझे टेक्स्ट या जो भी इसके अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। और ये हमने नहीं देखे क्योंकि ये कोई यूनियन एंड टेरिटरी आपके सिलेबस के अंदर है नहीं। तो जैसे जो आपके सिलेबस में गिवन है केवल हम वही चीज़ें पढ़ रहे हैं।
तो अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।